क्या चांद से पृथ्वी पर वापस आएगा चंद्रयान-3? क्या इसरो ने बनाया है इस अंतरिक्ष यान की वापसी का कोई प्लान, या फिर चंद्रयान-2 की तरह चांद की कक्षा में घूमता रहेगा यह स्पेसक्राफ्ट? दोस्तों, चंद्रयान-3 चांद पर फतह पाने के लिए रवाना हो चुका है। 25 जुलाई 2023 को इसकी कक्षा बढ़ाई गई थी। अब अगली फायरिंग 8 अगस्त 2023 को की जाएगी। अपने सफर में चंद्रयान-3 ने चांद तक की आधी से ज़्यादा दूरी तय कर ली है। ऐसे में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियों की नज़र चंद्रयान-3 पर टिकी हुई है। इसरो का यह स्पेसक्राफ्ट 23 अगस्त के दिन चांद पर उतरने वाला है और इस मिशन की सफलता के लिए हम सभी लगातार दुआएं कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि अपने मिशन के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के बाद क्या चंद्रयान-3 धरती पर वापस आएगा? अगर हाँ, तो चांद से धरती पर वापस किस तरह आते हैं? आज के इस वीडियो में हम चांद से धरती के सफर की बात करेंगे, तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारी टीम को मोटिवेट करता है, जिससे कि हम एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान-3 इसरो का एक ऐसा स्पेस मिशन है जिसकी नींव आज नहीं बल्कि साल 2014 में रखी गई थी। दरअसल साल 2014 में अपने मिशन मंगल को पूरा करने के बाद भारत ने चांद पर जाने का सपना देखा था, जिसके बाद 5 साल तक लगातार मेहनत करके इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन को लॉन्च किया था, जो बदकिस्मती से अपने आखिरी चरण में पहुंचकर फेल हो गया था। इसरो ने यह ठान लिया था कि चांद पर फतह पाकर ही रहेंगे और 4 साल कड़ी मेहनत करके 14 जुलाई सन 2023 के दिन इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया। और हम सभी को यकीन है कि इस बार चंद्रयान-3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और अपने 14 दिनों के मिशन को पूरा कर लेगा। लेकिन क्या चंद्रयान-3 चांद से वापस लौटेगा? यह जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर चांद से धरती पर वापस कैसे आते हैं और कैसे अमेरिकी और चीन ने चांद से धरती पर वापसी की थी। तो बता दें कि चांद पर जाकर धरती पर वापस आने की प्रक्रिया सबसे पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी कि नासा ने की थी, जबकि उन्होंने अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को यानी कि इंसानों को पहली बार चांद पर भेजा था। 11 जुलाई सन 1969 को नासा ने अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को चांद पर जाने के लिए लॉन्च किया था और 21 जुलाई 1969 को अपोलो ने लैंडर को चांद की धरती पर सुरक्षित उतारा था, जिसमें एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। इसी के साथ ही अमेरिका ने इंसानों को चांद पर भेजने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन चुका था। इस मिशन को लेकर दुनिया के लोगों में उत्सुकता थी और नासा ने इसे लाइव स्ट्रीम करके पूरी दुनिया को दिखाया था। ये दोनों ही एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर 21 घंटे 36 मिनट तक रहे थे, जबकि इसके साथ गए तीसरे एस्ट्रोनॉट माइकल कोलिन चांद की कक्षा में भ्रमण कर रहे थे। कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में बैठकर दिन का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, ये दोनों अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतर गए थे, लेकिन इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि दूसरा पड़ाव था कि चांद से धरती पर वापस आना। तो मिशन को पूरा करके ये दोनों अपने स्पेसक्राफ्ट के लैंडर मॉड्यूल ईगल पर बैठकर इन्होंने बाद में चांद की सतह से ऊपर उठने की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें सबसे पहले इन्होंने एसेंट इंजन और डिसेंट इंजन से अलग कर दिया, क्योंकि सिलेंडर को इस तरह से सेट किया गया था कि डिसेंट इंजन का काम इसे चांद की सतह पर लैंडिंग करवाना था, जबकि एसेंट इंजन का काम इसे वापस चांद की कक्षा में ले जाना था। यानी अब डिसेंट इंजन की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे चांद पर ही छोड़ दिया। जिसके बाद एसेट इंजन ट्रस्ट पैदा करने के बाद चांद के वातावरण को चीरते हुए धीरे धीरे चांद की कक्षा में ऊपर उठने लगा, जहां पर स्पेसक्राफ्ट का कमांड मॉड्यूल कोलंबिया का इंतजार कर रहा था। साथियों, जिस तरह चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को चांद की कक्षा में प्रवेश करवाने के लिए इसरो ने इस बार propulsion मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है, ठीक इसी तरह अपोलो 11 के दौरान अमेरिका ने कमांड मॉड्यूल को भेजा था, जिसका नाम कोलंबिया रखा गया था। तो एसेंट इंजन के चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद लंबी से लंबी दूरी तय करना था और चांद के चक्कर लगाते हुए उसके साथ
जाना था, जिससे नील आर्मस्ट्रांग जलविहीन कमांड मॉड्यूल यानी कोलंबिया में चले गए। तो धरती पर वापस आने वाले स्पेसक्राफ्ट के वजन को कम करने के लिए सैटर्न मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग करके चांद की कक्षा में छोड़ दिया गया है। फिर पायलट माइकल कोलंबन ने कमांड मॉड्यूल का इंजन ऑन किया और अर्थ इंजेक्शन फीस की शुरुआत की, जिसमें ये स्पेसक्राफ्ट चांद की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकलकर धरती की ओर बढ़ने लगा। अब धरती के वातावरण में प्रवेश करने से पहले एस्ट्रोनॉट ने स्पेस शटल की 2400 को कमांड मॉड्यूल से अलग कर दिया, जिससे स्पेसक्राफ्ट का वजन कम हो गया और अपनी त्रिकोणाकार बनावट की वजह से हवा को चीरता हुआ धरती के वातावरण में प्रवेश कर जाए। इस दौरान जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सीमा में दाखिल हुआ तो गिरावट की वजह से तेजी से धरती की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, जब भी स्पेसक्राफ्ट धरती के वातावरण में करता है तो घर्षण की वजह से काफ़ी गर्मी पैदा होती है, इसलिए स्पेसक्राफ्ट की बाहरी दीवारों पर ही रेसिस्टेंस ब्लॉक लगाए जाते हैं। और अपोलो 11 में भी जब वातावरण में प्रवेश कर रहा था तभी घर्षण के कारण वहाँ काफ़ी गर्म हो चुका था, लेकिन अंदर एस्ट्रोनॉट सही सलामत थे। और जब कमांड मॉड्यूल निश्चित रूप से ऊंचाई पर आ गए तो उसमें से पैराशूट को खोलकर अलग कर दिया, जिसकी उसकी रफ्तार कम हो गई और उसमें फ्रांसिस ऑफिस में प्रशांत महासागर में लैंडिंग की। जांच में नासा की टीम ने तीनों को नोट्स को और कमांड मॉड्यूल को रेस्क्यू कर लिया और इस तरीके से अपोलो की कमांड मॉड्यूल से चांद से धरती तक का सफर तय किया। 24 जुलाई सन 1969 के दिन सफलतापूर्वक वापसी थी। दोस्तों, अगर हम आप कहें कि यह तो 50 से भी ज़्यादा साल पुरानी तकनीकी है, तो बता दें कि हालांकि स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसे धीमी करने के लिए पीछे से पैराशूट भी खोला जाता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास डिस्कवरी नाम की इस तरह का एक पैराशूट शटल है। तो दोस्तों, इस तरह से अपोलो 11 ने सफलतापूर्वक अपने मिशन को अंजाम दिया था। और यदि हम चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा से धरती पर आने का कोई भी प्लान तैयार नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।